बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि ये सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको बता दूं कि किसी किसी विश्वविद्यालय में जो सोशियोलॉजी के पेपर का नाम है वो है भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन, अर्थात इंडियन सोसाइटी। और संरचना को स्ट्रक्चर एंड परिवर्तन को चेंज कहते हैं, तो अर्थात इंडियन सोसाइटी मतलब स्ट्रक्चर एंड चेंज। ओके, ये किसी किसी पेपर में आपको जो आपका जो फॉर्म होता है, परीक्षा फॉर्म जो आपने ऑनलाइन करवाया होगा उसमें आपको लिखा हुआ होगा। तो और एक पेपर का नाम आपको होता है सोशियोलॉजी में, जब आप पढ़ते भी प्रथम सेमेस्टर में तो उस पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय, अर्थात इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अधिकतर विश्वविद्यालय में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, लेकिन किसी किसी विश्वविद्यालय में हालांकि हो सकता है उस जैसे कि जो दीनदयाल विश्वविद्यालय था उपाध्याय यूनिवर्सिटी, उसमें दोनों के दोनों पेपर पूछे गए थे, 3 पेपर आए थे, तो आपके भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि दोनों पेपर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अब ये जो वीडियो है मेरी, ये खास करके इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, ये इस पर आधारित है। ओके, तो अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर वही हैं, तो मतलब अधिकतर क्या जो है कुछ विश्वविद्यालयों के हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दिया जाए। बाकी जो है इसकी जो और भी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशियोलॉजी की, उस वो सारी की सारी हमारी जो है सोशियोलॉजी के परिचय को लेकर के पड़ी हुई हैं। हालांकि उसका जो सोशियोलॉजी का जो अगला नाम है, पेपर का नाम है, वो बदला हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी नहीं है, उसका भी पेपर का नाम चेंज है। वो हमने आपको उस वीडियो मतलब उन वीडियो में बता रखा है, आसानी से आपको हमने उसमें समझा दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो पड़ी हुई, 2-3 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं पहले से ही, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पेपर का आपके नाम क्या भाई, पेपर के नाम आपका है, पेपर का नाम है आपके प्रथम सेमेस्टर में अगर आप पढ़ते तो उसमें लिखा होगा समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। ये आपके पेपर का खास करके नाम होता है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन किसी किसी मतलब किसी किसी जो है आपको परीक्षा फॉर्म में अगर मिलेगा वो, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आपका अगर सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके हो सकता है 2 पेपर हो या एक ही पेपर हो, तो उसमें यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब लगभग कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बहुत सेम होता है, दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ओके, अब आइए हम बात कर लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पेपर का आपके नाम क्या है, भारत में समाज संरचना में परिवर्तन, ये है। उसके बाद मैं एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, मतलब 2 वीडियो जो है आपकी शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं। आप और सारे के सारे चैप्टर को अधिकतर पढ़ा दिया गया है आपके सोशियोलॉजी के, जो हमने अभी पेपर का नाम आपके बताया, ठीक, उसके हमने पूरा का पूरा पेपर में पढ़ा दिया है आपको। जो समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय वाला पेपर है, इसके सारे के सारे लेक्चर आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। बीए फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट में हमने सबको दे दिया है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के आपके अंक समान हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही फेमस प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न एग्जाम्स में खास करके आता रहता है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके समक्ष, प्राथमिक समूह क्या है? परिवार होते हैं, आर्थिक समूह है, या धार्मिक है, राजनीतिक है? तो प्राथमिक समूह भाई परिवार जो है आपका प्राथमिक समूह, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, दिया है कि कस्बा वह क्षेत्र होता है जो कि क्या? कस्बा वह क्षेत्र होता है जो गांव व नगर के बीच में होता है, जो गांव व नगर के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे पास, तो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय जीवन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नगरीय जीवन की विशेषता नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी नहीं है इनमें से? जनसंख्या की विभिन्नता नहीं है, या कृत्रिमता नहीं है, या प्रकृति से घनिष्ठ संबंध नहीं है, फिर व्यक्तिवादिता नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रकृति से घनिष्ठ संबंध नहीं है। ओके, अगर आपके जो भी पेपर का आपके नाम है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हालांकि मैं बता दूं आपको, सभी पेपर का नाम अधिकतर विश्वविद्यालयों के आपके समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय पेपर का नाम है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होंगे तो आपका ये भी पेपर उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओके, खास करके सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है आपको ये पूछ ले, ठीक, लेकिन डी यूनिवर्सिटी में ये भी आपके पेपर का नाम ही था। ओके, तो हमने सोचा ये भी दे दिया जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग पहले से तैयार रहें, क्योंकि यहाँ के प्रश्न अगर आप पेपर एक ही होता है तो भी आपके एग्जाम से यहाँ से कम नहीं तो 10 प्रश्न इस पेपर से आपके आने, ये बात तय है एकदम से। ओके, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो पहले वाले वीडियो पढ़े हैं उनको आप और ध्यान से देखिएगा, और अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे उसमें भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी इसको रखा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति से के साथ घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका।
अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर, ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसी को हम नगरीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, पांचवा नंबर प्रश्न है, हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर का आधार क्या है? तो विवाह विवाह का उद्देश्य या विवाह का प्रकार या विवाह की प्रक्रिया, तो ये सभी होते हैं भाई। ठीक है, सभी अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, लगातार परीक्षा में पूछी जा रही है। ये पुस्तक किसकी है भाई? महात्मा गांधी की है, HP फेयरचाइल्ड की है, या फिर जो है किसकी है भाई? योगेंद्र सिंह की है, या फिर जो है AS अल्तेकर की है? तो किसकी पुस्तक है भैया ये? इस पुस्तक का जो नाम है उसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इस पुस्तक का नाम लिखा किसने है भाई? योगेंद्र सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र बड़ी फेमस पुस्तक है और इसके लेखक हैं हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के PV काणे। कौन पुस्तक के लेखक है भाई? PV काणे जो है इस पुस्तक के लेखक है। बड़े फेमस जो है पुस्तक है और ये पुस्तक लगातार पूछी जाती है, PV काणे। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न है, रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होगा। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोशियोलॉजी आपने लिया है BA प्रथम सेमेस्टर में, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हट्टन अर्थात J छट्टन इनका पूरा नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम J छट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? J छट्टन। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों को संकेत करने के लिए प्रयोग किया है, तो किसके लिए किया है भाई? किसके लिए किया है इन्होंने? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाम J छट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने के लिए प्रयोग किया है? तो इन्होंने अस्पृश्य जातीय शब्द प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, होमो हरार्किकस पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो होमो हरार्किकस पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं आपके लुई डुइमा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था भाई? तो किस आयोग के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? 340 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है भाई? MS गोरे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया, MS गोरे। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां नंबर प्रश्न है, बड़ी तेजी से हम पढ़ रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों कि बड़ी तेजी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप जो और भी पेपर हमारे पड़े हुए हैं, और भी चैनल पर वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप टॉप करके निकलोगे अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में। तो आप अगर आप टॉप करना तो आप सारी की सारी वीडियो को मेरी देख लीजिएगा। और परीक्षा अभी 14 से एक विश्वविद्यालय का एक प्रकार से भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय वालों का पेपर जो होगा वो लिखित में होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी 14 से पेपर है, तो उनका जो पेपर होगा आपका लिखित का पेपर होगा, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर आप जो है आपका क्या होगा? लिखित होगा। कानपुर विश्वविद्यालय का भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों के लिए हमने लिखित वाला पेपर बना दिया, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी भाई? बड़ा है प्रश्न है आपका। तो जनसंख्या कितनी है? तो आपकी जनसंख्या जो है, इसकी जनसंख्या कितनी भाई? कितनी जनसंख्या है? 1,21,00,000 जो है के आसपास थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला डाटा करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आ चुका है 15 नंबर, परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन की विशेषता है। परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन की विशेषता क्या भाई? वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट है। ब्राह्मणो वश्य मुखामासीत बाहु राज्यान्यकृता ऊर्ध्वस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो अजयता। 16वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार ये कथन जो है बड़ा ही फेमस कथन है, धर्म मतलब आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। यह कथन किसका भाई? एडवर्ड टालर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है, 4 वर्णों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस में मिलता है भाई? ये जो है एक प्रकार से किस में मिलता है? गीता में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित जो है थी? तो कौन सी व्यवस्था धर्म व्यवस्था मतलब श्रम व्यवस्था पर आधारित थी? वर्ण के हिसाब से लोगों का श्रम जो है बटा हुआ था। श्रम विभाजन का आधार कौन सी व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था थी।
अगला प्रश्न है आपके समक्ष है, द्विज का तात्पर्य क्या होता था? द्विज माने होता है क्या भाई? इनमें से सभी, मतलब कि क्षत्रिय भी द्विज हैं, वैश्य भी द्विज हैं और ब्राह्मण भी जो है वैश्य हैं, मतलब कि क्या है, ये सब द्विज होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ का प्रमुख तत्व है। पुरुषार्थ का प्रमुख तत्व आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछ सकता है कि निम्न में से द्विज कौन से नहीं है, तो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये दे देगा और शूद्र दे देगा, तो शूद्र जो है वो द्विज के अंतर्गत नहीं आते। ओके, अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ का प्रमुख तत्व है। विवाह है, जाति है, संस्कार है, धर्म है। तो पुरुषार्थ का जो प्रमुख तत्व है मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? धर्म होते हैं आपके, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो है पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के जीवन के। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, गीता के अनुसार, यानी गीता एक पुस्तक है, कोई लड़की नहीं है। गीता के अनुसार मानव जीवन के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? गीता बड़ी फेमस पुस्तक है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई है, इसीलिए इसका नाम गीता पड़ा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गीता के अनुसार मानव जीवन के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है भाई? जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है, वर्ण का सिद्धांत। तो गीता जो है कर्म पर आधारित पुस्तक है, इसीलिए आपको बता दें ये इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? कर्म का सिद्धांत गीता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है, परंपरागत हिंदू समाज में प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत हिंदू समाज में प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी भाई? प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। कितनी भाई? 16 है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ 23 नंबर, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी.एन. मजूमदार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न आपका समक्ष 24 नंबर प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में आता है। संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये लगातार प्रश्न आता है। 2020 में भी आया, 2018 में भी आया है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? हर्ष कोविट्स। ये कथन किसने कहा है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन किसका है? हर्ष कोविट्स ने कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप है। हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप कौन सा है? प्रजापत्य विवाह। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ भाई? तो हिंदू विवाह जो अधिनियम हुआ था किस वर्ष पारित हुआ? कब पारित हुआ भाई? 1955 में पारित हुआ हिंदू विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखेंगे, कौन मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं है? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कौन मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं भैया? निकाह, फासिद, मुता, आर्स। आर्स विवाह जो होता है ये हिंदुओं के विवाह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यही भी मुस्लिम विवाह का प्रकार है, जबकि मुता, निकाह, फासिद ये सब मुस्लिम विवाह के प्रकार होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के क्या तरीके हैं? परिवीक्षा विवाह या परीक्षा विवाह या सेवा विवाह या फिर ये सभी? तो जनजातियों में जो जीवन साथी चुनने के ये सभी अधिकार अपनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सभी तरीके अपनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन जनजाति नहीं है? 29 नंबर प्रश्न क्या है? कौन जनजाति नहीं से? तो गारो, खासी, जयंती, गारो, नागा, संथाल ये सब जनजाति हैं। यादव क्या है? एक जाति होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखेंगे, जनजातियों की प्रमुख समस्याएं हैं। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी भाई? अशिक्षा भी है, निर्धनता भी, बेरोजगारी भी। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी है। अगला प्रश्न 31 नंबर, हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या नहीं भाई? धर्म, रति, संविदा या फिर संतान उत्पादन। तो धर्म भी हिंदू विवाह का उद्देश्य कि है, रति भी है, प्रेम भी है, संतान उत्पादन भी है, यानी संविदा नहीं होता। संविदा माने होता कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम मैरिज का एक उद्देश्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष 32 नंबर, परंपरागत ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। परंपरागत ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कृषि पर आधारित समाज जो है ये परंपरागत ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। किसका? 32 का। अगला प्रश्न आपके समक्ष 33 नंबर है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में आता है, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे जो है आपका प्रथम वर्ष हो या प्रथम ईयर हो, तो भाई या प्रथम सेमेस्टर हो। तो जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा? डी.एन. मजूमदार ने कहा। मजूमदार है मदान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, बड़ा ही फेमस प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है 34 नंबर की, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? तो कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है भाई? नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी इनमें से है? उद्योग एवं व्यापार का बोलबाला रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है 35 नंबर देखेंगे, नगर की प्रमुख समस्या कौन सी है? नगर की प्रमुख समस्या कौन सी है भाई? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब के सब नगर प्रदूषण में नगर से प्रमुख में होते हैं नगर समस्या। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? 36 नंबर प्रश्न है, ओबीसी का पूर्ण रूप अर्थात ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को कहा जाता है। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है भाई? उपनगर कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? उपनगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? 38 नंबर प्रश्न है, मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है भाई? मेहर का भुगतान जो होता है पति के द्वारा पत्नी को करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मुस्लिम विवाह में होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में पिछड़ा वर्ग का जो प्रथम अध्यक्ष था, तो भारत में पिछड़ा वर्ग का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था भाई? उसका नाम है काका कालेलकर। क्या नाम है? काका कालेलकर। ओके। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन था भाई? द्वितीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल थे। ओके, द्वितीय पिछड़ा वर्ग को ही बीपी मंडल जो है मंडल आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1800 कब हुई थी भाई? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1979 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा 40 का, 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? प्रश्न क्या है? हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ भाई? 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? शारदा अधिनियम कब पारित हुआ भाई? ऑप्शन ए में दिया है आपको 1950, बी में दिया 1981, सी में दिया 1851 और डी में दिया 1929। तो शारदा अधिनियम आपका जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ भाई? शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था आपका, वो कब पारित हुआ था? प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शारदा जो है, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न क्या है एक बार फिर से सुनिएगा। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ, बताने का प्रयास करें। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो पारित हुआ था आपका 1929 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई फटाफट से। और अभी आपकी रात के 8 बजे से जो है हिंदी की क्लास हुई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा उसको। 43 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, उसमें हमने लगभग 100 से अधिक 120 प्रश्नों पर हमने लगभग चर्चा करी है। तो वह लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बड़ा ही फेमस है। और वहाँ से एग्जाम से वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो सिलेबस हमने बताया है वो सभी विश्वविद्यालय में सेम ही है। ये हमने बता दिया, किसी किसी में था तो हमने इसीलिए जो है बता दिया। हालांकि इसमें जो प्रश्न थे हमने देखा, तो आपके जो प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर का नाम है, वहाँ से लगभग यहाँ से कम नहीं तो 50% पूरा का पूरा मैच कर रहा था। हमने सोचा इसको भी आपको बता दें, ताकि आप जो है आसानी से कर सके, एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। तो ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी, आप देखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें मिलेगी। ओके। अगला प्रश्न है, अपने मृत भाई के मतलब अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह करना क्या कहलाता है? तो विवाह आपके चैप्टर में मतलब पेपर 1 में मतलब उसमें भी है आपके, जो हमने आपको सिलेबस बताया होगा, जिसकी हमने तो बहुत सारी वीडियो आपको दी है। ओके। तो अपने मृत पति के भाई से विधवा का अगर विवाह कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग देवर विवाह के नाम से जानते हो। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, जनजातियों में युवा संगठन क्या कहलाता है? जनजातियों में जो युवा संगठन होता है उसको रंग बंग के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, जनजाति क्या होती है? जनजाति हैं तो संपूर्ण एवं मानसिक समाज होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर का प्रश्न है आपका, कुला का तात्पर्य क्या है? कुला क्या होता है भाई? कुला माने होता है वस्तु या उपहार के विनिमय की प्रणाली होती है क्या कुला? ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा 46 का। अगला प्रश्न 47 नंबर, पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन जो था वो किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए में दिया है दुर्खी में ही करेक्ट होगा, दुर्खी महोदय ने किया था। अगला प्रश्न, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दुर्खी महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न 48 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 49 नंबर, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, प्रश्न क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भाई? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है आपका वो 5 वर्ष का होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ भाई? तो 1955 ईस्वी में ही पारित हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 51 का अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है 52 नंबर देखेंगे सभी लोग। 52 नंबर प्रश्न है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निरोधक जो अधिनियम पारित हुआ था 1961 में पारित हुआ। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।
भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी भाई? विविधता में एकता। विविधता में एकता आपकी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर है, द अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? द अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? B.R. अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर। सी करेक्ट होगा 54 का। अगला प्रश्न 55 नंबर, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है भाई? भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, ये महिलाओं की प्रमुख समस्या। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। उच्च शिक्षा का अभाव भी महिलाओं की समस्या है भारत में, और तकनीकी शिक्षा का भी अभाव है। तो इसमें आप लैंगिक असमानता में भेदभाव ना लगा करिए, अगर आप इसमें डी लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसमें डी लगाइएगा। ओके, डी में क्या दिया है आपका? उपयुक्त सभी, यही करेक्ट होगा, डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो 943 पे 1000 पुरुष। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 57 नंबर है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो भाई 65.46% महिलाएं जो है पढ़ी थी, पढ़ी लिखी हैं, तो ये परसेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है भाई? रोजपरक शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जाती, उसकी कमी है, यानी कि रोजपरक शिक्षा का अभाव। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारत में अल्पसंख्यक हैं। प्रश्न क्या है? भारत में अल्पसंख्यक हैं, तो कौन अल्पसंख्यक है भाई? इनमें से सभी, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब अल्पसंख्यक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रजाति है। भारत में प्रजाति कौन सी है? देखते हैं भाई, भारत में प्रजाति इंडो आर्यन प्रजाति है, या फिर मुंडा, या फिर मुस्लिम, या फिर जैन। तो भारत में जो प्रजाति कौन सी भाई? इंडो आर्यन एक प्रजाति होती है, जैन जो है एक धर्म है, मुंडा एक जनजाति है, और मुस्लिम भी एक क्या है? धर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक है। भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक क्या है? तो भारतीय, क्या प्रश्न है आपके समक्ष? भारतीय भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक क्या है? औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 62 नंबर, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लगातार परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा, कि जब एक वर्ग जो होता है पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है J.H. हट्टन महोदय का, बड़ा ही फेमस कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। मजूमदार मदान ने क्या कहा था कि जो है क्या भाई, हमने अभी भी पहले बताया था, जो है हमने क्या बताया था, जात की परिभाषा को, जाति जो है पूर्ण रूप से क्या होते हैं? जाति जो होती है आपकी, हमने एक परिभाषा भी अभी आपको बताई होगी, ठीक है, मजूमदार मदान की परिभाषा बताई होगी, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। हमने बड़ी फेमस जो है बताई थी, वो हमने शुरुआत में बताया था कि वो प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। और मजूमदार मदान, मजूमदार ने कहा था, वो नाम, वो कथन क्या है आप बताने का प्रयास करेंगे। वो कथन क्या था जो हमने अभी भी आपको बताया, वो प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। वो प्रश्न था आपका, कौन सा प्रश्न था भाई? उसमें हमने जाति के बारे में ही बताया था कि जाति एक बंद वर्ग है। हाँ, जाति एक बंद वर्ग किसने कहा था? तो ये मजूमदार मदान ने कहा था, जाति एक बंद वर्ग है, डी.एन. मजूमदार ने कहा था। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न 63 नंबर, विवाह स्त्रियों एवं पुरुषों के को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है। विवाह जो होती है स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है, या परिभाषा किसने दी है? तो यह बोगाडर्स ने दी है परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए में दिए है बोगाडर्स, यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग तुक्का लगाइए क्या होगा। 64 नंबर प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो J.C. नेस्फील्ड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, चूंकि आपकी परीक्षा नजदीक है इसलिए मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न 65 नंबर, कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? J.H. हट्टन है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 66 नंबर है, अस्मारोहण। अस्मारोहण किस विवाह की प्रक्रिया है? अस्मारोहण किस विवाह की प्रक्रिया भाई? हिंदू विवाह की प्रक्रिया है क्या? अस्मारोहण। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह मतलब बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन हिंदू बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है? तो जो है सप्रवर बहिर्विवाह, सगोत्र बहिर्विवाह, सपेन बहिर्विवाह सब आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर दिया है, मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम विवाह से संबंधित जो कानून होता है उसको शरीयत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गाँव है। गाँव क्या होता है भाई? समिति है, संस्था है, संगठन है, या फिर समूह है? क्या है? समिति, समुदाय है, समिति है, गाँव या समुदाय है, संगठन है, संस्था है? तो गांव क्या है भाई? एक समुदाय होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगर आप देखते हैं गांव की प्रमुख समस्या क्या है?
गांव की प्रमुख समस्या क्या होती है भाई? गांव की प्रमुख समस्या क्या है? बेरोजगारी गांव की प्रमुख समस्या है, निर्धनता भी है, अशिक्षा भी है, या सभी? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। ओके, गांव की प्रमुख समस्या बेरोजगारी भी है, निर्धनता भी है, अशिक्षा भी, सब है। अगला प्रश्न देखिएगा, 71 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? प्रश्न क्या है कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है भाई? तो महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 72 नंबर प्रश्न है, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका भाई? तो यह कथन बड़ा ही फेमस व्यक्ति है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो होती जनता के लिए अफीम होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? कहाँ दिया है भाई? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन। 73 नंबर प्रश्न है, लुई डूमा के अनुसार पदानुक्रम समाहित होता है अशुद्ध से ऊपर मतलब कि अशुद्ध के ऊपर शुद्ध की वरीयता पर, या अशुद्ध व्यवसायों से शुद्ध व्यवसायों का पृथक्करण, या अशुद्ध से शुद्ध का पृथक्करण, या फिर ये सभी? तो ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 74 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय एकीकरण के में बाधक है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक कौन से हैं? तो संप्रदायवाद जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 75 नंबर प्रश्न है, कौन ग्रामीण नगरीय मतलब जोड़ का आधार है? कौन ग्रामीण नगरीय के जोड़ का आधार है? विवाह, नातेदारी, या आर्थिक क्रियाएं, या फिर ये सभी? तो जो है प्रश्न क्या है कि कौन जो है ग्रामीण नगरीय जोड़ होता है, जोड़ का आधार है? तो आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से नगर और शहर वाले आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? बाल विवाह बिल्कुल है, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, ये सभी हैं भारत में अनियंत्रित जनसंख्या के कारण से। ओके, इन सभी के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। सभी को विवाह अनिवार्य है भारत में, विवाह लोग कब करते हैं? विवाह नहीं हुआ तो समझो आप बहुत गिरी हालत आपकी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? भारत में प्रथम जनसंख्या जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी, कब बनी थी भाई? 1976 में बनी थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपके समक्ष 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 78 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ भाई? विधवा, प्रश्न क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कब पारित हुआ था भाई? 1856 में पारित हुआ है, 1829 में? एक बार देख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ओके, तो हमने बताया नहीं था आपको कि जो है यहाँ पर देखेंगे विधवा पुनर्विवाह, तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ भाई? यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी हो चुकी है, ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर 1829 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका 1800 कितना भाई? 1856 कितना बताया था हमने? क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर? 1800 आपका 56 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जो है 79 नंबर प्रश्न है आपका, स्त्रियों एवं बालिकाओं का अनैतिक जो है व्यापार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्त्रियों एवं बालिकाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था 1956 इसमें पारित हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 80 नंबर प्रश्न है, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड के लेखक कौन है भाई? के.एम. पाणिक्कर है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 81 नंबर प्रश्न है, विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी की माता के साथ या फिर क्षेत्र में रहता है, विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी की माता के साथ या फिर उसके क्षेत्र में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मातु स्थानीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 83 नंबर, भारत में परिवार कल्याण की आवश्यकता अधिक है क्योंकि क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु। अगला प्रश्न है 84 नंबर, मुस्लिम स्त्रियों की निम्न परिस्थिति हेतु कौन सा कारक जो है मतलब कौन सा कारक उत्तरदायी है? मुस्लिम स्त्रियों की निम्न परिस्थिति हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी भाई? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? अशिक्षा भी है आपकी, पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य भी है, और तलाक भी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी।
अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है कि बहु विवाह दो प्रकार का होता है, एक है बहुपत्नी विवाह, दूसरे का नाम क्या है। तो बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं, एक है बहुपद विवाह और एक होता है बहुपत्नी विवाह। तो बहुपत्नी विवाह दिया है आपको, यहाँ पर बहुपद विवाह ऑप्शन सी है, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 86 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार आता है। जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा भाई। तो जनजातियों को पिछड़े हुआ हिंदू किसने कहा था, डॉक्टर जी.एस. घुरिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण। मुस्लिम महिला जो अधिनियम था, तलाक पर अधिकारों का संरक्षण जो हुआ वो कब पारित हुआ। तो मुस्लिम महिला अधिनियम जो पारित हुआ था, मुस्लिम महिला अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा है। 88 नंबर, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा, विज्ञानेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा 89 नंबर प्रश्न है कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं तथा उसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा संबंधित होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा इतनी लंबी दी किसने, इरावती कर्वे ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, सीमित परिवार हेतु अपनाई जाने वाली जो एक विधि है इनमें से कौन सी है। बंध्याकरण या बाल विवाह, या बाल विवाह, या फिर विवाह विच्छेद, या बेमेल विवाह। तो सीमित परिवार हेतु अपनाई जाने वाली जो एक विधि होती है वो परिवार नियोजन होती है। कौन सी होती है भाई। प्रश्न क्या है, सीमित परिवार हेतु अपनाई जाने वाली एक विधि कौन सी है। तो सीमित परिवार के द्वारा, सीमित परिवार हेतु अगर आपको सीमित परिवार रखना है तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे इनमें से, बंध्याकरण या फिर जो है बाल बंध्याकरण, या फिर एक प्रकार से जो है बेमेल विवाह, विवाह विच्छेद। तो क्या होगा भाई, ना बेमेल विवाह, ना विवाह विच्छेद, ना बंध्याकरण, बाल विवाह। अगर आप यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पर बाल विवाह मत लिखिएगा, ये ऑप्शन आप लिख दीजिए परिवार नियोजन। क्या लिखेंगे भाई, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन अगर आप जो है करते हैं तो आप सीमित परिवार अपना रख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी में परिवार नियोजन कर लीजिए। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, मेहर का एक रूप है। मेहर का रूप एक क्या भाई, मेहर एक दहेज का ही रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाला कारक कौन सा है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाला कारक कौन है भाई। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जो होती है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 93 नंबर, चिल्ला संस्कार होता है किसका होता है, हिंदू संस्कार है, ईसाई संस्कार है, मुस्लिम है, जैन है। तो चिल्ला संस्कार मुस्लिम संस्कार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 94 नंबर, अस्पृश्यता का दुष्प्रभाव है। अस्पृश्यता का दुष्प्रभाव क्या भाई, सामाजिक एकता में बाधा भी अस्पृश्यता से होता था, राष्ट्रीय एकता में बाधा होता था, सांस्कृतिक एकता में बाधा, सभी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप सोचिए कि हिंदी का मॉडल पेपर दिया हमने एक ही दिन में, हिंदी के इतने प्रश्न 120 से अधिक प्रश्नों को तैयार करना, और उसी में भी आप सोशियोलॉजी का ये प्रश्न तैयार करना। सेकेंड ईयर को अभी भी हमने सोशियोलॉजी पढ़ाया होगा, 7 बजे की क्लास थी। तो ये आप देखिए कितना ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। लगातार अकेले मेहनत करता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 95 नंबर प्रश्न है आपका, जनाधिक्य क्या है। तो एक लाइक तो बनता है यार। जनाधिक्य क्या है, आधारभूत साधनों का आधारभूत साधनों के अनुपात में जनसंख्या अधिक होना, ये क्या है, ये जनाधिक्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपको और देने का प्रयास करूंगा। अगर आप सोशियोलॉजी का और भी वीडियो आपको चाहिए, अगर चाहिए ऑब्जेक्टिव में, तो और बताइएगा, मैं कर दूंगा। हालांकि आप जितने वीडियो पढ़े हुए पहले से उसको सभी को देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। ओके, अगला प्रश्न आपके समझ, जो पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं 2018 के, 19 के, 20 के ऑब्जेक्टिव के सारे पेपर 1 के सोशियोलॉजी के, पेपर 2 के, उन सभी को देख लीजिएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, 96 नंबर प्रश्न है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे भाई। तो जे.एच. हट्टन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जजमानी व्यवस्था की व्यवस्था है। मतलब कि प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था की व्यवस्था है भाई। तो जजमान कमीन संबंध जो है, ऑप्शन नंबर इसका ये क्या होगा, यही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, ये प्रश्न है कि जी.एस. घुरिये के अनुसार कोई एक जाति की व्यवस्था की विशेषता नहीं है।
जीएस घुरिये के अनुसार कोई एक जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं, तो कौन है भाई? व्यवसाय एवं चयन की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ये जातियों में नहीं होती है। अगला प्रश्न है 100वां नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सामान्य धर्म का लक्षण क्या है? सामान्य धर्म का क्या लक्षण है भाई? सत्य भी होता है, विद्या भी उसमें, पवित्रता भी। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी। ओके, तो इतने प्रश्न आपके 100 क्लियर हो गए। 100 प्रश्न हमने समझ लिया कितने मिनट में भाई? हमने 34 मिनट 45 सेकंड में हमने 100 प्रश्नों को आपको बता दिया विस्तार से। अभी जो है आपकी हिंदी क्लास जो है हुई है, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा, रात के 8 बजे से हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अभी प्रथम सेमेस्टर हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने इसमें बताया, तो ऑब्जेक्टिव पेपर जिनके उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिएगा। ओके, 35 मिनट में हमने समझ लिया कितने 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न सोशियोलॉजी के। धन्यवाद।